नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे प्यारे मित्रों, आप सभी का आपके YouTube चैनल लर्न विद अवध में स्वागत है। मैं सोनाली शर्मा आपको जनरल अवेयरनेस पढ़ा रही हूँ और जनरल अवेयरनेस में हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक्स, जैसे हम लोगों ने परख, सर्व शिक्षा अभियान, निपुण और EMRS विद्यालय है क्या, इन सबसे रिलेटेड टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। हम लोगों ने कल की क्लास में शिक्षा का इतिहास भी पढ़ लिया था कि कॉलोनियल पीरियड से, यानी जब ब्रिटिशर्स राज करते थे हम पे, तब से क्या शिक्षा का, कैसे शिक्षा का उद्भव हुआ, किस प्रकार से शिक्षा का इतिहास रहा, ये सारी चीजें हमने की। और आज के टॉपिक में हम लोग नई एजुकेशन पॉलिसी, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति के बारे में इस क्लास में पढ़ेंगे, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि ये इंपॉर्टेंट क्यों है और क्या इसके पहले और नीतियां बनाई गई हैं। तो जी हाँ, इसके पहले दो नीतियां और बन चुकी हैं, एक 1968 में और एक 1986 में। दो नीतियां बन चुकी हैं और ये क्या है, ये हमारी तीसरी नीति है, नई एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति 2020। अच्छा, ये शिक्षा नीतियां बनाई क्यों गई हैं, पहले ये बताइए। सरकार कोई भी नीति अगर तैयार करती है तो क्या माइंड में लेकर के, क्या ऑब्जेक्टिव लेकर के तैयार करती है, ये बताइए पहले, जल्दी जल्दी कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, जो बच्चे हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं वो हमारी इस वीडियो को अगर उन्हें अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारी इस वीडियो को उन सारे स्टूडेंट्स या अपने उन सारे दोस्तों के साथ शेयर करें जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं एवं अन्य किसी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ये जनरल अवेयरनेस पूछी जाती है। और जो बच्चे हमारे चैनल से नए जुड़े हुए हैं वो सबसे पहले जाकर के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर हमारी प्लेलिस्ट में उनको फ्री में जो कंटेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं हम, ये सारा कंटेंट आप लोगों के लिए मुफ्त 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 है, ठीक है। चलिए, कोई भी नीति बनाने का उद्देश्य ये होता है कि सरकार एक तरीके का मसौदा तैयार करती है, एक तरीके की नींव तैयार करती है किसी भी फील्ड में काम करने के उद्देश्य से, ताकि वो अपना उद्देश्य को पूर्ण कर सके। शिक्षा नीति सरकार ने इसलिए तैयार करी ताकि शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले बदलावों का एक मसौदा तैयार किया जाए तथा उसके हिसाब से काम करके उन उद्देश्यों की पूर्ति की जाए, ताकि मानव को मानव संसाधन बनाया जा सके। ठीक है, क्या बोला गया, 2020 में आई और ये 34 साल पुरानी शिक्षा नीति को रिप्लेस करती है। अच्छा ये बताइए, 34 साल पुरानी शिक्षा नीति है वो, 1986 में आई थी वो शिक्षा नीति, 34 साल हो गए हैं। 34 साल में कितना कुछ परिवर्तन हो गया होगा, है ना, समाज में समय के अनुसार। 34 साल में कितना कुछ परिवर्तन हो गया होगा। वो क्या परिवर्तन होगा, मतलब पहले जिस प्रकार से शिक्षा दी जाती थी, पहले जिस प्रकार से शिक्षा का विकास हुआ, शिक्षा दी जाती थी, किस काम आती थी, अब वो चीज बदल गई होगी ना, पैटर्न बदल गया होगा, सोच बदल गई होगी, लोग समय के हिसाब से कुछ तो डिफरेंट सोच रहे होंगे ना, कुछ तो इसमें कुछ कमी दिख रही होगी सरकार को, तभी तो वो नई नीति लाए ना 2020 की। अच्छा, नई नीति में इन्होंने क्या बोला कि शिक्षा की पहुंच, समानता, गुणवत्ता, वहनीय शिक्षा, उत्तरदायित्व जैसे मुद्दों पर विशेष ध्यान दिया गया है। मतलब पहुंच, सबके पास पहुंचे। ऐसा नहीं है जो हायर क्लास या हायर स्टेटस को बिलोंग करते हैं सिर्फ नीति उन्हीं के पास ही पहुंचनी चाहिए, नहीं, शिक्षा का हक सबके पास होना चाहिए। मतलब पहुंच, सबके पास पहुंच होनी चाहिए और सबको समान रूप से मिलनी चाहिए। समानता, गुणवत्ता क्या होती है, ऐसे नहीं कि हाँ भाई ठीक है आपने नाम की तो शिक्षा दे दी, नाम को तो सबको बोल दे ग्रेजुएट है, लेकिन उनको बेसिक स्किल्स ही नहीं आती है, लिखना पढ़ना तक नहीं आता है। जो हमारी प्रथम एनजीओ ने आशा सर्वे की रिपोर्ट जारी की थी उसमें क्या बोला था, उसमें यही बोला था ना, क्या बताया था उन्होंने कि जो हमारे बच्चे होते हैं, जो 5th 6th क्लास तक के बच्चे होते हैं, उनको लिखना पढ़ना तक नहीं आता है, उनको बेसिक जो मैथमेटिकल स्किल्स होती हैं, क्या होती है वो बेसिक मैथमेटिकल स्किल्स, जैसे गुणा भाग करना, प्लस माइनस करना, ये तक नहीं आता है उनको। तो हमें नाम की शिक्षा नहीं देनी है कि हाँ भाई हमने एजुकेट कर दिया, हमने एक सर्टिफिकेट दे दिया, 12th पास है, लेकिन करना कुछ नहीं आता है उनको। गुणवत्ता और उत्तरदायित्व, मतलब सरकार के अंदर एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, एक सरकार के अंदर एक उत्तरदायित्व, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की फीलिंग आनी चाहिए कि ये काम मैंने स्टार्ट किया और ये काम एक मुख्य उद्देश्यों को पाने के बाद ही हमारा
कंप्लीट हो गया। मतलब एक अकाउंटेबिलिटी, उत्तरदायित्व, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना आनी चाहिए। अच्छा, कोई नीति बनी है तो किसी ना किसी की तो अध्यक्षता में बनेगी ना। तो इसका काम कब से स्टार्ट हो गया था? 2017 से इसका काम स्टार्ट हो गया था। और किसकी अध्यक्षता में बनी थी? डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। अच्छा, कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनी हुई है। कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में एक और कमेटी बनी हुई है, थोड़ा वो पर्यावरण से रिलेटेड है। चलिए बताइए वो कौन सी कमेटी है, और जल्दी जल्दी से वो बच्चे जिनको पता है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा, आप लोग कमेंट सेक्शन में ना बातें किया करो कि मैम ये समझ आया, मैम ये नहीं आया, मैम ये टॉपिक पढ़ना है, मैम जो मैं क्वेश्चंस पूछती हूँ उसके आंसर दिया करो। तभी तो मजा आएगी ना क्लास में, तभी तो एक इंटरेक्शन बढ़ेगा। हम लोग क्या है, एक फैमिली है ना, परिवार है। ये आप ही का तो यूट्यूब चैनल है, तो आप लोग इतना इंटरेस्ट क्यों नहीं दिखाते हो? अच्छे से इंटरेस्ट दिखाइए, आंसर करिए जल्दी जल्दी। और 2019 में मसौदा प्रस्तुत किया गया, 17 में काम स्टार्ट हुआ, 2019 में इन्होंने कहा कि भैया देखो ऐसे ऐसे हमें नीति बनानी है। पहले कौन सी दो नीति आई है? 1968 और 1986 में नीति आई। अब देखो ये कितनी पुरानी है। 1968 की नीति तो अब ये समझ लीजिए स्वतंत्रता के टाइम वाली नीति है, और 1986 वाली नीति भी 34 साल पुरानी है। तो आप समझ रहे हो ना कि ये सारी जो नीतियां हैं ये उस समय तो कारगर होंगी, लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में जब हमारा देश, हमारे जो देश विदेश में इतनी उन्नति हो रही है, चीजें अलग डायरेक्शन में विकास कर रही हैं, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ऑटोमेशन, ये सारी चीजों का आप उद्भव देख रहे हो, विकास देख रहे हो, रैपिड डेवलपमेंट देख रहे हो। तो इस हिसाब से नीतियां बननी चाहिए। तो सरकार ने 2020 की नीति ले आया भाई। अच्छा, इन्होंने क्या बोला कि अब कोई भी नीति अगर लागू करेंगे तो पैसों की जरूरत तो बनेगी ना, कि नहीं बनेगी? पैसों की जरूरत बनेगी ना, कि फंड की जरूरत तो होगी ना। क्या बोला कि हमारा जो बजट होगा, ठीक, हमारी जो जीडीपी होगी उसके 6% हिस्से के बराबर निवेश का लक्ष्य रखा गया। मतलब जितनी हमारी जीडीपी है उसके, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं जीडीपी को, उसके 6%, उसके कितने 6% निवेश का लक्ष्य रखा गया। अच्छा, पहले क्या मॉडल चलता था? 10+2 मॉडल चलता था। 10 फिर 12, दो जगह बोर्ड्स होते थे, ठीक है। इन दो परीक्षाओं को मुख्य परीक्षाएं माना जाता था। लेकिन अब क्या बोल दिया, इस नीति को थोड़ा सा डिवाइड कर दिया। जैसे पहले 5th, फिर 3rd, फिर 3rd, फिर 4th। मतलब ये कैसे डिवाइड किया? पहले 5 क्लास तक की कक्षाएं, उसके बाद आपका एक क्या कर दिया जाएगा बताइए? उसके बाद आपका क्या कर दिया जाएगा? एक बोर्ड टाइप का रखा जाएगा, बोर्ड परीक्षा टाइप की रखी जाएगी। फिर जब आप 8th क्लास में आओगे तब भी आपकी एक बोर्ड टाइप की परीक्षा, मतलब एक ऐसी परीक्षा रखी जाएगी जो आपके बौद्धिक स्तर के विकास को देखेगी। फिर उसके बाद आप क्या करोगे? 10th क्लास में फिर आपके 4 क्या लिखा हुआ है जब आप ग्रेजुएशन में होगे। तो मतलब 5, 3, 3, 4 प्रणाली के आधार पर विभाजित करने की बात कही गई। अच्छा, इन्होंने क्या बोला कि हम लोग तकनीकी शिक्षा, बच्चे को टेक्निकल नॉलेज भी प्रोवाइड करेंगे, साथ साथ भाषा की जो बाधाएं होती हैं। अच्छा, कुछ बच्चे जो होते हैं वो इंग्लिश समझते हैं, कुछ बच्चे नहीं समझते हैं। अच्छा, कुछ बच्चों की तो हिंदी में मातृभाषा नहीं होती है। तो हुआ क्या कि हम बच्चों को, जब बच्चा 5th या 8th क्लास तक बच्चों को क्या करेंगे, उस भाषा में उनको एजुकेशन देंगे जो भाषा उनकी मातृभाषा है। इवन उन्होंने क्या बोला कि उच्च शिक्षा के लिए भी अगर बच्चा जा रहा है ना, तो भी उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में जो पाठ्य पुस्तकें चलती हैं, भले वो इंजीनियरिंग कर रहा हो, डॉक्टरेट कर रहा हो, कुछ भी कर रहा हो, वो सारी बुक्स भी हम क्या करेंगे, उसकी स्थानीय भाषाओं में लाएंगे, बनाएंगे। यहाँ और क्या बोला, दिव्यांग छात्रों के लिए काम करेंगे, मतलब जो हैंडीकैप्ड होते हैं, डिसेबल होते हैं। अच्छा देखिए, हम लोग बोलते हैं कि हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा, जॉब नहीं लग रही, एग्जाम नहीं क्लियर हो रहा है, ये वो। लेकिन आप उनकी समस्या देखिए जो दिव्यांग है, जो हैंडीकैप्ड है ना, उनका तो शरीर ही साथ नहीं दे रहा है ना। तो होता क्या है,
उनकी जब वो शिक्षा लेने आए तो उनकी इस तरीके की समस्याओं और बाधाओं को दूर करने के लिए कार्य करेंगे, ताकि उनको सुगम रूप से क्या मिल सके, शिक्षा मिल सके। चलिए, इन्होंने क्या किया, मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम बदल के क्या रख दिया, मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री रख दिया। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का नाम शिक्षा मंत्रालय रख दिया। अच्छा, ह्यूमन रिसोर्स में बहुत सारी चीजें आती हैं। ह्यूमन रिसोर्स में सिर्फ आपकी शिक्षा नहीं आती, आपका हेल्थ भी आता है ना। शिक्षा के साथ साथ क्या आती है, आपकी हेल्थ भी आती है, बहुत सारी चीजें आती हैं। लेकिन शिक्षा मंत्रालय का नाम इसलिए रखा गया इसको क्योंकि ये अभी किस पे फोकस कर रही है, सिर्फ और सिर्फ अभी ये मुख्यतः एजुकेशन पे ही फोकस करे, इस वजह से इसका नाम बदल दिया गया। मतलब उद्देश्य शिक्षा और सीखने। हाँ, अब इसका उद्देश्य सिर्फ ये नहीं है कि हम हायर क्लासेस में जो बच्चे पढ़ते हैं उच्च शिक्षा को ही अच्छे से सुगम तरीके से बच्चों तक पहुंचाएं या बच्चों के लिए उच्च शिक्षा के माध्यम ही खोलें, ये उनका उद्देश्य तो था ही था। साथ साथ इन्होंने क्या किया, साथ साथ इन्होंने बोला कि जो बच्चे छोटे से ही, मतलब बच्चा जब से पढ़ना स्टार्ट करे तब से उसके दिमाग को इस तरीके से विकसित कर दो ताकि आगे आने वाली कक्षाओं में, आगे आने वाली क्लासेस में 10th 12th फिर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, पीएचडी लेवल, तब तक बच्चे का दिमाग का विकास, बौद्धिक स्तर का विकास इस तरीके से हो जाए कि मैं बार बार यही लाइन बोलती हूँ कि बच्चा 3 इडियट वाला रैंचो बने, चतुर नहीं बने। समझ रहे हैं ना आप लोग। तो इन्होंने क्या किया, देखिए जब बच्चे छोटे होते हैं तो मिट्टी की तरह होते हैं, उनको किसी भी ढांचे में, किसी भी सांचे में हम लोग क्या कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला कि हम छोटे से ही बच्चों को तैयार करेंगे ताकि बच्चा सोचना सीख जाए। रटना तो वो सीख ही लेगा, लेकिन अब हमें रट्टाफिकेशन पे नहीं चलना है, अब हमें बच्चे की यहां पे स्ट्राइक करना है, दिमाग पे। इन्होंने क्या बोला, 3 से 8 वर्ष तक की आयु के बच्चों को 2 में बांट दिया। एक 3 से 6, जो बच्चे बहुत छोटे छोटे होते हैं, जो केजी पीजी में पढ़ते हैं ना, हमने देखा ना छोटे छोटे बच्चे, उनको बाल वाटिका, प्री स्कूल के माध्यम से मुफ्त, सुरक्षित, गुणवत्ता पूर्व प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल। मतलब जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ये हम सरकारी स्कूलों की बात कर रहे हैं, देखिए प्राइवेट वाले जो कर रहे हैं वो तो एक बात है ही, वो तो कर ही रहे हैं, वहां पे तो बहुत सारी फैसिलिटी उपलब्ध होती है। लेकिन यहाँ पे वो उन स्कूलों की बात कर रहे हैं जो सरकारी स्कूल है, जहाँ पे सरकारें ध्यान देती हैं, सरकारों ने चलाया हुआ है वो स्कूल। तो बाल वाटिका, प्री स्कूल, वहां पर क्या उन्होंने बोला कि मुफ्त, पहली बात तो फ्री, गुणवत्ता पूर्वक मतलब क्वालिटी एजुकेशन, और प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल। मतलब शुरुआत की जो उनकी बाल्यावस्था देखभाल, मतलब उनको पढ़ाई तो कराई जाएगी, साथ में उनकी देखभाल भी करी जाएगी, मतलब उनका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाएगा। और जो हमारे 6 से 8 साल के बच्चे हैं, चलिए मैं यहां पर लिख देती हूं, ये मिसिंग है, आप भी नोट कर लीजिए। और जो 2 पार्ट में डिवाइड करा, पहला पार्ट तो 3 से 6 साल के बच्चे, और अब 6 से 8 साल के देखिए 2 पार्ट में डिवाइड है, पहला 3rd से लेकर जो 3 से 6 साल तक के बच्चे हैं,
वो क्या करेंगे, उनको प्री वाटिका, बाल वाटिका, प्री स्कूल में शिक्षा दी जाएगी खेल कूद के माध्यम से। शिक्षा के साथ साथ उनकी जो इतनी टेंडर एज है जिसमें बच्चों की ना बहुत केयर करनी पड़ती है, बहुत सेंसिटिव होते हैं ना बच्चे, हर प्रकार की देखभाल की जाएगी। फिर दूसरा स्टेज क्या है, जब बच्चा 6 से 8 साल में आएगा तो उन्हीं विद्यालयों में कक्षा 1 और 2 की शिक्षा दी जाएगी। मतलब आपने कई जगह देखा होगा, गाँव में देखा होगा संभवतः कि बच्चे बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं फिर भी कक्षा 1 या 2 में ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि क्या होता है बहुत लेट से वो एजुकेशन स्टार्ट करते हैं। बट शिक्षा नीति ने क्या बोला कि देखिए आप सही उम्र में कोई चीज स्टार्ट करोगे ना तो वो ज्यादा इम्पैक्टफुल होती है। तो शिक्षा नीति ने एज का भी बहुत ध्यान रखा। चलिए मैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं साइड में हो जाती हूँ, या लिख लीजिए आप, ये थोड़ा सा पॉइंट हमारे पीडीएफ में मिसिंग था। आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा के विषय में इन्होंने क्या बोला, प्राथमिक शिक्षा के विषय में इन्होंने बोला कि बहुस्तरीय खेल और गतिविधि आधारित बनाने को प्राथमिकता दी जाएगी। मतलब जो हमारी इनिशियल स्टेज की शिक्षा है, एजुकेशन है, उसके बारे में क्या बोला कि खेल कूद और एक्टिविटीज के माध्यम से बढ़ाई जाएगी। ऐसा नहीं है कि टीचर आएगा, यहाँ पर सारे टेबल्स लिख दिए, यहाँ पे सारे पोएम्स लिख दिए, स्टोरीज बता दी, समझाया रटाया चला गया, ऐसा नहीं होगा। क्या होगा, बहुस्तरीय खेल मतलब एक्टिविटीज होंगी, एक खेल कूद का माहौल बनाया जाएगा। क्योंकि छोटे बच्चे कैसे सीखते हैं, ऐसे ही तो सीखते हैं, खेल कूद करके सीखते हैं। और कैसे सीखते हैं, एक्टिविटी से सीखते हैं। तो इस प्रकार से सिखाया जाएगा, रटाया नहीं जाएगा कि मोनोटोनस वे में टीचर ने लिख दिया, बच्चे ने अपनी कॉपी में नोट कर लिया और रट के चला आया, ऐसे नहीं करवाना है। ठीक है, अब क्या बोला गया कि इसमें अच्छा किन किन मंत्रालयों, कौन कौन मंत्रालय शामिल होंगे, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। बट ऑब्वियस क्योंकि शिक्षा की नीति में औरतें भी जुड़ेंगी, बच्चियां भी जुड़ेंगी छोटी छोटी, है ना, किशोरावस्था की, उससे छोटी बच्चे भी जुड़ेंगे, तो महिलाओं के और बाल विकास मंत्रालय भी होगा, है ना। उनकी देखभाल भी करनी पड़ेगी, जैसे मिड डे मील स्कीम्स वगैरह ये सब भी उसमें जुड़ेंगी। तो कौन उनकी देखभाल करने के लिए, उनके हेल्थ वगैरह, देखो बच्चा जब हेल्दी होगा तभी तो वो शिक्षा ले पाएगा ना। तो कौन सा मंत्रालय काम करेगा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय। वो वाले लोग भी जुड़ेंगे जो जनजातीय मतलब ट्राइब्स होंगे, है ना, तो जनजातीय कार्य मंत्रालय भी जुड़ेगा। तो ये सारे मंत्रालय क्या हैं, ये सारे मंत्रालय साथ में आकर के काम करेंगे। ठीक, अब आते हैं हम लोग, इन्होंने सबसे पहले क्या बोला कि स्टार्टिंग से ये लोग स्टार्ट कर रहे हैं, है ना। हर स्टेज पे इन्होंने अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस का एक मसौदा तैयार किया है। तो सबसे पहले अगर हम बुनियादी स्तर पर बात करें, बुनियादी मतलब बिल्कुल बेसिक स्तर पर बात करें, तो इन्होंने क्या बोला कि बेसिक बच्चों को बुनियादी साक्षरता, लिखना पढ़ना, गिनती लिखना पढ़ना, नाम लिखना पढ़ना, ये सारी चीजें आनी चाहिए। और संख्यात्मकता मतलब न्यूमरेसी, इसका भी ज्ञान होना चाहिए, मतलब अंकों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, अंकों में होने वाली कैलकुलेशंस का तो बच्चों को ज्ञान होना चाहिए। लक्ष्य क्या रखा, 2025 तक सभी प्राथमिक विद्यालय जो सरकार नियंत्रित कर रही है उसमें इस मिशन का कार्यान्वयन हो जाना चाहिए। मतलब 2025 तक हर विद्यालय में बच्चा साक्षर, बुनियादी तौर से साक्षर होना चाहिए। हाँ, दूसरा क्या बोला गया कि देखिए हमारे ऊपर कॉलोनाइजेशन का इतना इम्पैक्ट है, हमारे ऊपर जो अंग्रेजी भाषा है, अंग्रेजी संस्कृति है, उसका इतना इम्पैक्ट है कि जो बच्चा, जो लोग हिंदी, हमारी हमारी जो हिंदी है या कोई अपनी मातृभाषा बोलता है, तो क्या होता है उसको हम लोग क्या समझते हैं, थोड़ा इलिटरेट समझते हैं कि इसको इंग्लिश नहीं आती है, भले वो कितनी अच्छी अपनी भाषा बोल रहा हो। तो ये इम्पैक्ट कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन में दिखाई देता है, ये इम्पैक्ट आपको कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन में भी दिखाई देता है। और हम अभी क्या हुआ है कि आप जितने उच्च स्तर लेवल पे चले जाओ तो आपको क्या मिलेगा, अंग्रेजी ही एक माध्यम मिलेगा अपनी शिक्षा को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन जो बच्चे जिनको अंग्रेजी नहीं आती है वो बहुत प्रॉब्लम फेस करते हैं। उनकी प्रॉब्लम को हटाने के लिए क्या बोला कि 5 तक की शिक्षा में मातृभाषा, स्थानीय भाषा, क्षेत्रीय भाषा के अध्यापन के माध्यम के रूप में अपनाने पर बल दिया गया है। और
कक्षा 8 पर भी आपको अपनी मातृभाषा में ही शिक्षा दी जाएगी, ताकि वो बच्चे जिनको इंग्लिश नहीं भी आती है तो भी वो पढ़ाई कंटिन्यू कर सकें। भाषा एक बैरियर ना बने, समझ रहे हैं आप, भाषा एक रुकावट ना बने। यहां तक कि स्कूली और अन्य उच्च शिक्षा में भी जो हमारी प्राचीन भाषाएं हैं, जैसे संस्कृत हो गई, है ना, प्राकृत हो गई, ब्राह्मी लिपि हो गई, है ना, ये सारी लिपि भाषाएं, इसके जैसे संस्कृत, ये क्या है, हमारे कल्चर से रिलेटेड है। बेटा आप चाहे जितने मॉडर्न बन जाओ, गांधी जी ने क्या बोला है, गांधी जी ने यही बोला है ना कि हमें अपने खिड़की और दरवाजे खुले रखने हैं हमेशा, ताकि हम और संस्कृति और कल्चरों की अच्छी अच्छी चीजों को अडेप्ट कर सके। लेकिन हमें अपनी बुनियादों से नहीं हिलना है, ठीक है, हमें अपनी नींव से नहीं हिलना है, हमें बस अपने खिड़की दरवाजे अच्छी चीजों के लिए खुले रखने हैं। तो यही बोला, हमें अपनी प्राचीन भारतीय भाषाओं के बारे में जानकारी मिल सके। अब जो बधिर छात्र होते हैं, है ना, यानी दृष्टि बधिर हो गई, ये सारे जो छात्र होते हैं जो फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं, उनके लिए एक अलग तरीके से सिलेबस तैयार किया जाएगा। देखिए वो हमारी तरह नॉर्मल तो नहीं होते हैं, तो उनको तो ये सब पढ़ने में समझने में दिक्कत होती है, टाइम लगता है, तो उनके लिए अलग तरीके से सिलेबस तैयार किया जाएगा। फिर क्या बोला गया, एनईपी 2020 के तहत भारतीय भाषाओं के संरक्षण और विकास के लिए भारतीय अनुवाद और व्याख्या संस्थान, मतलब हुआ क्या कि हमारे भारत में जितनी भाषाएं हैं, देखिए अगर हम क्षेत्रीय और स्थानीय भाषाओं की बात करें तो कितनी सारी हैं, हजारों में है, लेकिन अगर हम ऑफिशियल लैंग्वेज की बात करें तो वो 22 हैं, है ना। तो ऐसी मुख्य भाषाएं, ठीक है, जो स्थानीय मुख्य भाषाएं हैं, उसमें क्या बोला गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन, मतलब एक ऐसा इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो इन भाषाओं में अपने पाठ्यक्रम को ट्रांसलेट कर सके। क्या कर सके, इन भाषाओं में अपने पाठ्यक्रम को ट्रांसलेट कर सके। फारसी, पाली, प्राकृत, ये सारे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पाली, पर्शियन, प्राकृत स्थापित करेंगे, के साथ उच्च शिक्षण संस्थानों में भाषा विभाग को मजबूत बनाने और उच्च शिक्षण संस्थानों में अध्यापन के माध्यम के रूप में मातृभाषा स्थानीय भाषा को बढ़ावा दिए जाने के सुझाव दिया गया है। मतलब इंस्टीट्यूट बनाएंगे जो हमारी मुख्य स्थानीय भाषा है उसमें हमारे पाठ्यक्रम को कन्वर्ट कर सके, उसमें हमारे पाठ्यक्रम को ट्रांसलेट कर सके, ताकि उच्च शिक्षण संस्थान भी उन भाषाओं में अपने बच्चों को क्या कर सके, शिक्षित कर सके, फिर से इंग्लिश बैरियर ना बने। फिर इन्होंने क्या बोला है, फिर इन्होंने बोला है पाठ्यक्रम एंड मूल्यांकन से जुड़े सुझाव, मतलब हमें किस तरीके से सिलेबस कराना है और दूसरी बात हमें किस तरीके से मूल्यांकन करना है। मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, बच्चों का जो रिजल्ट है, बच्चों को किस तरीके से, जब बच्चों का अगर रिजल्ट आता है तो क्या मापदंड स्थापित करें, है ना, वो मूल्यांकन। और पाठ्यक्रम सिलेबस, किस तरीके से सिलेबस प्रिपेयर करें। 21वीं सदी के कौशल के विकास, मतलब अब जो हमारी 21st सेंचुरी है उसके हिसाब से हमें सिलेबस तैयार करना है। मतलब तार्किक चिंतन, यानी हमारे दिमाग, क्रिटिकल एनालिसिस पे बल देना है, मतलब सोचने समझने की शक्ति को बढ़ाना है, ताकि बच्चा सोचने पे मजबूर हो, है ना, तार्किक शक्ति उसकी बढ़े, इमेजिनेटिव माइंड बढ़े, क्रिएटिव माइंड बढ़े। ठीक, क्या बोला गया, आर्ट, ताकि बच्चा क्रिएटिव हो सके, विज्ञान, साइंस, साइंस क्या करती है, हमारे दिमाग को बढ़ाती, सोचने पे हमें मजबूर करती है। व्यावसायिक, मतलब हम लोग, ठीक है, कई बार अभी क्या होता है, हमारे चाहे जितने अच्छे मार्क्स आ जाएं, लेकिन जॉब के सेक्टर में हम लोग जाते हैं तो वहां पर जो हम लोगों को करना होता है और हम लोगों ने पूरे पाठ्यक्रम में जो चीजें सीखी होती है वो बहुत डिफरेंट होती हैं, तो बच्चा कई जगह प्रॉब्लम फेस करता है, तो ये प्रॉब्लम उसे ना फेस करनी पड़े। कक्षा 6 से ही शैक्षिक पाठ्यक्रम में व्यावसायिक शिक्षा को शामिल कर दिया जाएगा। हाँ, मतलब
कक्षा जो 6 है वहीं से ही क्या बोला जाएगा कि जो बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, चलो वो तो ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन कुछ बच्चे जो होते हैं ना वो बहुत अच्छे पढ़ने में नहीं होते, तो उनको क्या करेंगे, उनको एक जॉब ओरिएंटेड शिक्षा देंगे ताकि वो क्या कर सकें कि एक एटलीस्ट उनके पास एक जॉब तो हो, है ना, एक कमाने खाने का साधन तो हो। और ये फ्रेमवर्क तैयार कौन करेगा, एनसीईआरटी। कौन तैयार करेगा, एनसीईआरटी ये फ्रेमवर्क तैयार करेगा। किस हिसाब से तैयार करेगा, स्कूल एजुकेशन के हिसाब से तैयार करेगा। और क्या बोला इसने, छात्रों के सीखने की प्रगति को बेहतर जानकारी हेतु नियमित और रचनात्मक आकलन प्रणाली को अपनाने हेतु सुझाव दिया गया। मतलब बच्चा कितना सीख पा रहा है ये भी तो देखेंगे ना, कि भाई हम सिखाते जा रहे हैं, बच्चा सीख ही नहीं पा रहा है, तो फिर क्या हमारा उद्देश्य सफल हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो बच्चा कितना सीख पा रहा है उसका भी आकलन होगा, उसको भी मापा जाएगा और वो मापदंड भी तैयार किए जाएंगे। और ये मापदंड कैसे तैयार किए जाएंगे, विश्लेषण मतलब एनालिसिस, एनालिटिकल, बच्चा कितना किस चीज को एनालाइज कर पा रहा है उस आधार पे, तार्किक क्षमता मतलब कितना क्रिटिकली सोच पा रहा है उस आधार पे, है ना, सैद्धांतिक मतलब उसको चीजों के प्रिंसिपल्स कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं, उस आधार पे ये आकलन तैयार किया जाएगा। जैसे मैंने बताया 3rd, 5th और 8th, 3rd क्लास में, 5th क्लास में और 8th क्लास में बच्चों का बार बार क्या होगा, परीक्षा ली जाएंगी ताकि उनके बौद्धिक स्तर का विकास हो सके। 10th और 12th की परीक्षाओं में बदलाव किए गए, जैसे 10th में जब था तो एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन होता था, है ना, 12th में भी एक बार बोर्ड एग्जामिनेशन होता था। अब क्या कर दिया, 10th को 2 सेमेस्टर में बांट दिया 6-6 महीनों में, 12th को भी 2 सेमेस्टर में बांट दिया 6-6 महीनों में, और उन 6-6 महीने में एग्जाम रख रहे हैं, मतलब सेमेस्टर वाइज एग्जाम रख रहे हैं जैसे हमारा कॉलेज में होता है, ताकि बच्चा अगर पहले एग्जाम में कुछ गड़बड़ कर देता है तो उसके पास मौका हो दूसरे एग्जाम में अच्छा करने का, और पहले एग्जाम में जो चीजें आई हैं उसको सोच करके ये इसमें कैसे सुधार हो सकता है, उसको सुधार का भी मौका मिल सकता है ना। अच्छा, अब आ गया परख के विषय में हमने पढ़ा है। अच्छा हाँ, जिन बच्चों ने परख वाला लेक्चर देखा है उनके लिए तो पॉइंट बहुत आसान है, वो तो बिल्कुल समझ जाएंगे, लेकिन जिन बच्चों ने परख का लेक्चर नहीं देखा है उनके लिए क्या है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो जो बच्चे नए हैं तो पहले तो जल्दी जल्दी जाकर के मेरी प्लेलिस्ट में परख वाला लेक्चर देखिए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप इधर आइए, परख ने क्या बोला कि हम छात्रों की प्रगति को परखने के लिए मापदंड एक नया तैयार करेंगे, आकलन मतलब एक नए मापदंड को तैयार करेंगे जो कि सारे जितने बोर्ड्स हैं, भले वो स्टेट बोर्ड हो, भले वो आईसीएसई हो, भले वो सीबीएसई हो, सबके लिए समान रूप से तैयार करेंगे, ताकि जब बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे तो वो ऐसा ना फील करे कि भैया सीबीएसई बोर्ड वाला तो बच्चा हमसे ज्यादा है, आईसीएसई बोर्ड वाला बच्चा तो हमसे ज्यादा है, हम पीछे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या बोला, मूल्यांकन और अपने और तथा छात्रों को अपने भविष्य से जुड़े निर्णय लेने में सहायता प्रदान करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मतलब बच्चों के आकलन, उनके मापदंड और बच्चों को तैयार करने के लिए किसकी हेल्प ले रहे हैं, एआई की हेल्प ले रहे हैं। देख रहे हैं, आ गया ना, एआई हर जगह एआई है, कहाँ नहीं एआई लग रहा है आजकल, तो एआई की हेल्प ले रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। अब आ रहे हैं शिक्षा प्रणाली से क्या क्या सुधार किए जाएंगे। देखिए, सुधार सिर्फ स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव में नहीं होंगे, जो सुधार होंगे वो टीचर के पर्सपेक्टिव में होंगे, क्योंकि सिर्फ वो क्या पढ़ रहे हैं वो तो सुधार करना आवश्यक है ही, कैसे पढ़ाया जा रहा है उसका सुधार करना भी आवश्यक है। तो क्या बोला गया, मतलब शिक्षकों की जब नियुक्ति होगी तो एक ट्रांसपेरेंट प्रक्रिया होगी और समय समय उन्हें अपने कार्य का प्रदर्शन करना होगा। मतलब टीचर्स के लिए भी टारगेट सेट कर दिए गए, ऐसा नहीं है कि आप एक बार गवर्नमेंट टीचर बन गए तो आपका तो मौज ही मौज है भैया, अब स्कूल जाएं चाहे ना जाएं आराम से बैठेंगे, गवर्नमेंट टीचर है आराम से सैलरी लेंगे, ऐसा नहीं होगा। अब आपको काम करना पड़ेगा।
नेशनल प्रोफेशनल स्टैंडर्ड फॉर टीचर, ये लीजिए, टीचरों के लिए भी स्टैंडर्ड आ गया कि आपको इस स्टैंडर्ड पे खरे उतरना है, तभी आपको हम सैलरी देंगे। ऐसे नहीं होगा कि आज आप बैठ के सैलरी खाएंगे, ऐसा नहीं होगा बच्चों। अध्यापकों के लिए भी पाठ्यक्रम तैयार किया गया। बताइए, अध्यापकों को भी बताया जाएगा कि हम आपको क्या पढ़ाएंगे, मतलब हम आपको वो पढ़ाएंगे, ये पढ़ाएंगे कि आपको कैसे पढ़ाना है। अब आपको पुराने तरीके से नहीं पढ़ाना है कि आपने गए स्कूल में, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया, जाकर के बैठ गए, बच्चे ने कॉपी करा और आप चले आए। समझ रहे हैं आप, ये नहीं करना होगा, हम आपको बताएंगे आपको कैसे पढ़ाना है, समझे। और हाँ, शिक्षक बनने के लिए बीएड होना चाहिए। विदाउट बीएड करे हुए चले मत आना, हाँ, सरकार ने बोल दिया बीएड होना चाहिए, बीएड दो। उच्च शिक्षा पे, अब देखिए अभी हम लोग किसकी बात कर रहे थे, प्राथमिक शिक्षा की। अब सरकार किस पे आ गई, बताइए बताइए, किस पे आ गई, उच्च शिक्षा पे आ गई। किस पे आ गई, उच्च शिक्षा पे आ गई। उच्च शिक्षा में क्या बोला कि देखिए 2018 तक, 12th तक तो चलिए सरकार ने कहीं ना कहीं अपने लक्ष्य को पूरा करने में कहीं ना कहीं सफलता प्राप्त कर ली थी, इतने अभियान चला करके, सर्व शिक्षा अभियान, माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये सारे अभियान जो उन्होंने चलाए, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, ये सारे जो अभियान चलाए, उसके हिसाब से उसके द्वारा सरकार ने एक 12th तक की शिक्षा के उद्देश्यों को कहीं ना कहीं प्राप्त कर लिया था। बट अगर उच्च शिक्षा की बात करें हम लोग, तो वो अभी तक उद्देश्य प्राप्त नहीं कर पाए। इन्होंने क्या बोला कि पहले ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, मतलब नामांकन, कितने लोग उच्च शिक्षा में एनरोल होते हैं, जाते हैं, वो भी 26.3% है। लक्ष्य क्या रखा, 50% तक, हर साल 50% लोग जो 12th पास करके आ रहे हैं वो उच्च शिक्षा में दाखिला लें। कितने करोड़ सीटों को जोड़ा गया, 3.5 नए, मतलब सीटों को और बढ़ा दिया गया। कॉलेजेस को और क्या कर दिया, वाइड कर दिया गया, मतलब कि उनके सीटें बढ़ाए गए कि और बच्चे आए, उच्च शिक्षा को हासिल करें। और देखिए हाँ, इसके हिसाब से देखिए इन्होंने क्या कर दिया, जो 3 और 4 साल की हमारी डिग्री होती है ना, उसको पार्ट में डिवाइड करा। कई बार क्या होता है, कुछ लोगों को आपने सुना होगा ये कॉलेज इन्होंने ड्रॉप आउट कर दिया। कई बार लोगों के पास फाइनेंशियल दिक्कतें होती हैं, कई बार वो इस प्रकार से उच्च शिक्षा में जो चीजें उन्हें पढ़ाई जा रही है उन्हें नहीं समझ आता है, वो नहीं कंप्लीट कर पाते हैं, तो बहुत सारे रीजंस होते हैं। तो इन्होंने क्या बोला, 1 वर्ष बच्चा पढ़ता है, मान लो आपके 3 साल की डिग्री का कोर्स है या 4 साल की डिग्री का कोर्स है, 1 वर्ष बच्चा पढ़ता है तो उसे सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 2 वर्ष अगर पढ़ा उसने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, तो डिप्लोमा वाला सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। 3 साल तो बैचलर्स की डिग्री दे दी जाएगी। 4 साल तो मतलब 4 वर्षों के बाद शोध के साथ स्नातक, मतलब जब उसने कंप्लीट कर लिया तो रिसर्च के साथ एक हम उसको बोल देंगे ये रिसर्च के लिए चलो वैलिड है, ठीक है, कर सकता है, एलिजिबल है, स्नातक की डिग्री भी, मतलब बैचलर्स की डिग्री भी दे दी जाएगी। तो अब देखो जो 1 साल के बाद क्या कर रहे हैं, ड्रॉप आउट कर रहे हैं, उनके लिए भी लाभ है कि एक सर्टिफिकेट मिलेगा कि चलो मैं उच्च शिक्षा को हासिल कर रहा था बट किन्हीं कारणों से छोड़ दिया, तो मेरे पास एक सर्टिफिकेट है। वो सर्टिफिकेट कब आए, कब काम आएगा, जब आप दोबारा उस क्षेत्र में वापस जाना चाहोगे या उसके जरिए से आप दूसरी जगह नौकरी वगैरह पाने की कोशिश करोगे। तो देख रहे हो सरकार क्या कर रही है कि भैया हम तुमको सब सुविधा दे रहे हैं, हम तुमको सारी सुविधा दे रहे हैं, तुम पढ़ो, है ना, जैसा तुम चाहोगे हम वैसी नीति बना देंगे, लेकिन पढ़ो, इनरोल हो, कॉलेज तक आओ तो सही, स्कूल तक आओ तो सही। और हाँ, इन्होंने जैसे बैंक के क्रेडिट के बारे में आपने सुना है ना, क्रेडिट स्कोर अच्छा होना चाहिए तभी आपको, सिबिल स्कोर अच्छा होना चाहिए तभी आपको लोन मिलेगा। यहाँ भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन यहाँ पे किसका क्रेडिट जुड़ रहा है, आपकी एकेडमिक विशेषताओं को, प्रशैक्षणिक विशेषताओं को क्रेडिट मिल रहा है ना। अगर कोई छात्र है जो अलग अलग क्षेत्र में अपना प्रदर्शन करता है तो उसके क्रेडिट जुड़ते जाएंगे, वो एक टाइप का नंबर है जो जुड़ते जाएंगे, जो उसके बाद में क्या होंगे, बहुत हेल्पफुल होंगे। एमफिल कार्यक्रम को समाप्त कर दिया गया। एक ही उच्च शिक्षा आयोग बनाया गया, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का गठन किया जाएगा। चिकित्सा एवं कानूनी शिक्षा, मतलब लॉ और मेडिकल को छोड़ करके, मेडिकल के तो अलग बोर्ड होते हैं ना और लॉ के भी अलग बोर्ड होता है, तो बस उन दोनों को छोड़ करके सभी के लिए एक बोर्ड बनाया जाएगा जो उच्च शिक्षा पे ध्यान देगा।
इसके 4 पार्ट होंगे। नेशनल हायर एजुकेशन रेगुलेटरी काउंसिल जो हायर एजुकेशन को रेगुलेट करेगा, जनरल एजुकेशन काउंसिल जनरल एजुकेशन को रेगुलेट करेगा, ग्रांट काउंसिल हायर एजुकेशन ग्रांट काउंसिल जो क्या अनुदान आ रहे हैं उन अनुदानों का किस प्रकार उपयोग करना है उसको रेगुलेट करेगा, और राष्ट्रीय प्रत्यायन परिषद मतलब एक्रीडिटेशन काउंसिल। ठीक है, तो ये 4 आपको लर्न करने पड़ेंगे कि मतलब ये थोड़ा सा आपका लर्निंग का टॉपिक आ जाता है कि जो हमारे हायर एजुकेशन ऑफ जो हमारा कमीशन बनेगा, जो चिकित्सा और लॉ छोड़ करके, लॉ और मेडिकल को छोड़ करके उसमें सारी जो हमारी डिग्रियां उसके अंदर आ जाएंगी, उसको वो देखेगा। उसके 4 पार्ट हैं, आपको ये थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा। हाँ, अब क्या बोला, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, महाविद्यालयों की संबद्धता 15 वर्षों में समाप्त हो जाएगी। उन्हें क्रमिक स्वायत्तता प्रदान करने के लिए एक चरणबद्ध प्रणाली की स्थापना की जाएगी। मतलब जो यूनिवर्सिटीज गवर्नमेंट से जुड़ी हुई हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, केंद्रीय महाविद्यालय, राज्य सरकारी महाविद्यालय जो हैं, उनका क्या किया जाएगा, उनको बोला जाएगा आने वाले 15 वर्षों में उनको स्वायत्त कर दो, ऑटोनमस कर दो। मतलब वो अपने हिसाब, देखिए सरकार तो देख रेख करेगी वो बात अलग है, लेकिन क्या कर दो, एक तरीके का स्वायत्तता ला दो ताकि वो अपने प्रोग्राम अपने हिसाब से बना सके, अपने जो करिकुलम है वो अपने हिसाब से बना सके, उनको जो अनुदान मिलता है, उनको फाइनेंशियल रिसोर्सेज कहाँ से जुटाने हैं वो अपने हिसाब से देख सके, उन फाइनेंशियल रिसोर्सेज को किस प्रकार वितरण करना है वो देख सके, कौन डीन होगा। अच्छा, कई बार क्या होता है जब सरकार की बहुत दखलंदाजी होती है ना, तो हमारे यूनिवर्सिटीज का प्रशासन ढंग से काम नहीं करता है, क्योंकि जो बंदा उनको पसंद है वही प्रशासन में आएगा यूनिवर्सिटी के, तो कई बार यूनिवर्सिटी ढंग से काम नहीं कर पाती है। तो यूनिवर्सिटी के लिए क्या अच्छी चीज है वो यूनिवर्सिटी को डिसाइड करो, ऑटोनमस बॉडी बना दो, ज्यादा उसके कार्य में दखलंदाजी मत करो। फिर क्या बोला, आईआईटी और आईआईएम, मतलब आप देख रहे हैं इन्होंने क्या बोला, आईआईटी और आईआईएम जैसे बड़े बड़े जो ये इंस्टीट्यूट है ना, इसके जैसे शिक्षा और अनुसंधान विश्वविद्यालय, इनके जैसे अनुसंधान और क्रिएट करेंगे ताकि क्या हो। अच्छा, आईआईटी और आईआईएम तो बहुत लिमिटेड है ना, इनके जैसे और हम लोग विश्वविद्यालय तैयार करेंगे ताकि बच्चा क्या करे, ताकि बच्चा जुड़ सके, क्या करे, ताकि बच्चा जुड़ सके। तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि बच्चे को बचपन से, मतलब जब वो 3 वर्ष का है तब से लेकर के जब वो उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर लेता है तब तक उस सुधारों को क्या किस तरीके से सुधार किए जाएंगे ताकि बच्चे का पूर्ण रूप से विकास हो सके। दूसरा, जो टीचर्स हैं वो किस तरीके से पढ़ाएंगे, उनके पढ़ाने के तरीकों में सुधार हो सके। तो एक फुल फ्लेज्ड, मतलब बच्चों से लेकर के टीचरों तक को किस तरीके से काम करना है ताकि शिक्षा के क्षेत्र में हम दीन दुनिया से, देश दुनिया से कदम मिला करके चल सकें। वो सारे मापदंड इन्होंने इसमें रखे हुए हैं, एक मसौदा तैयार किया हुआ है ताकि आने वाले समय में भारत शिक्षा के मामले में किसी भी देश से पीछे ना रह सके, कदम से कदम मिला करके दुनिया में चल सके। अच्छा, आज का हमारा नई शिक्षा जो नीति है 2020 की, वो यहीं पर समाप्त होती है। बहुत बच्चे बोलते हैं कि मैम आप प्रैक्टिस सेट नहीं कराती हैं, तो बच्चों आपका जो प्रैक्टिस सेट वाला सेशन है, जब ये हमारी ये पूरी जनरल अवेयरनेस की क्लासेस खत्म हो जाएंगी तो आपका क्या स्टार्ट होगा, प्रैक्टिस सेशन स्टार्ट होगा, मैराथन स्टार्ट होंगी जो कि हम संभवतः लाइव क्लासेस में कराएंगे, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करने का पूरे से पूरा मौका दिया जाएगा एक लाइव टेस्ट की तरह, ताकि आपके एग्जाम की पूरी तरीके से तैयारी हो सके। जो बच्चे, मैं बार बार कहती हूँ, जो नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकें ताकि इस मुफ्त शिक्षा का लाभ उठा सकें, और जो बच्चे हमारे चैनल को बहुत देख रहे हैं, जो पुराने बच्चे हैं, हमारे परिवार के बच्चे हैं, जो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, उनको ये कैसा लगा प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। हमारे चैनल को शेयर करें, हमारे वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल से जुड़े रहें। मैं फिर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी, आपसे मिलूंगी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, चाचा, बाय बाय, नमस्कार।